महाकुंभ के आज चौथे दिन भक्तों ने त्रिवेणी, गंगा, यमुना और रहस्यमयी सरस्वती के पवित्र संगम पर डुबकी लगाई। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन में अब तक 6 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगाई है। आज 10 देशों का 21 सदस्यीय दल पवित्र स्नान कर पुण्य फल प्राप्त कर रहा है। 44 साल बाद यह जो महाकुंभ हो रहा है, इसके इंतजार में बहुत सारे आध्यात्मिक लोग इस समय, इस मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे। यह समय बहुत जमाने पहले था कभी, और अगर हम आध्यात्मिकता की बात करें तो आध्यात्मिक लोगों ने जो विचार किया है, उनका यह मानना है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो इस तरह का मुहूर्त आया था। अब बहुत समय बाद इस तरह का मुहूर्त आएगा। बहुत सारे लोग इस आध्यात्मिक जो नया नगर बसा गया कुंभ नगर, इस संगम पर डुबकी लगाने भारत ही नहीं अन्य देशों से भी लोग आए हुए हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, एनएमओ से भी, या ये लोग पूरी तरह से पूरे देश में मेडिकल के लिए जाने जाते हैं और उसमें बहुत सारे सपोर्ट करते हैं। सर, इस समय कुंभ में आप हैं और कुंभ को किस तरह से देखते हैं और कुंभ के बारे में कुछ बताएं। कुंभ ऐसा एक, देखिए, पूरा अनेक ग्लोबल विलेज है। जैसा आपने बताया कि पूरे संसार से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। हम लोग भी एनएमओ, नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ता हैं, और ये पूरे देश में हम लोग मेडिकल कैंप्स वगैरह करते हैं। और जब तरह के यहाँ पर भी हम लोग अभी नेत्र कुंभ, दंत कुंभ और श्रवण कुंभ के लिए आए हुए हैं। साथ साथ में हम लोग ने जो अखाड़े हैं, अखाड़ा परिषद है, उन लोगों से भी बात करके उन लोगों का भी स्वास्थ्य परीक्षण संत लोगों का भी करेंगे। डॉक्टर साहब, ये आप नेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन आप चला रहे हैं, तो यहाँ के अलावा भी, जैसे यहाँ प्रयागराज में आपने लगाया, तो क्या बहुत सारे आध्यात्मिक शहर हैं या आध्यात्मिक आयोजन होते हैं, तो उसमें भी आप कार्य करते हैं या सिर्फ महाकुंभ में है? बहुत बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है हमसे। नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन ने एक आयाम लिया है जिसको हम पिलग्रिमेज हेल्थ कहते हैं। पिलग्रिमेज हेल्थ मतलब ऐसे स्थान देश के जहां पर लोग अपनी स्वप्रेरणा से आते हैं, अपने को जिसे कहते हैं कि आध्यात्म से प्रेरित होकर के अपनी धार्मिक मान्यताओं के लिए। और ऐसी ही स्थिति बनी थी पिछले वर्ष, जब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में प्राण प्रतिष्ठापना उत्सव हुआ। हम लोगों को बताया गया कि यहाँ पे कुछ चिकित्सकों की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि अधिकाधिक संख्या में लोग आएंगे। और कुल मिलाकर के 15 जनवरी 2024 यहाँ से हमने कार्य करना आरंभ किया अयोध्या धाम में, और पूरे 45 दिन में हम लोगों ने 2,45,583 इतनी संख्या में तीर्थ यात्रियों को स्वास्थ्य सेवाएं दी। 60 के लगभग हमारी व्यवस्था टोली चिकित्सकों की थी, और 850 चिकित्सक विद्यार्थी आए। जब उन लोगों को आना हुआ और इसके कार्यक्रम की सफलता हुई, तो हम लोगों के ध्यान में आया कि अपना देश जो है वो केवल ऐसा नहीं है कि केवल अस्पताल में जाकर के हम लोग रोगियों की चिकित्सा कर सके। एक विषय हम लोगों को पढ़ाया जाता है जिसे कम्युनिटी मेडिसिन कहते हैं, मतलब पूरे समाज का, देश का स्वास्थ्य का चिंतन। अच्छा डॉक्टर साहब, आप साइंस से हैं, डॉक्टरी पढ़े हैं, आपने साइंस को बहुत नजदीक से देखा है। साइंस और अध्यात्म की जो ये सफर है, इसमें आपके ध्यान में आपका मन कब जुड़ा? ये आपको संस्कार घर से मिलते हैं, परिवार से मिलते हैं। डॉक्टर साहब, आप बताएंगे, आप कुंभ में हैं, क्योंकि आप भी मेडिको से हैं, तो मेडिको और आध्यात्म का जो जुड़ाव है, एक बड़ा संगम बड़ा कुछ कर सकता है, क्या कहेंगे इसके लिए? मैं डॉक्टर रेखा सिंह, मैं एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हूँ, एम्स भोपाल में एडिशनल प्रोफेसर हूँ। मेरा झुकाव स्पिरिचुअलिटी की तरफ लगभग 5-6 साल पहले हुआ। कुछ एक लोगों के ये देखकर मैंने पाया है कि हमारा जो सनातन संस्कृति है वो साइंस से पृथक तो है ही नहीं। सब कुछ तो साइंस, हमारा ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो साइंस से पृथक हो। चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, जो नासा आज सैटेलाइट से देखकर और सारी दूरबीनों से देखकर बता रहा है, हमारा साइंस तो वो हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने बता दिया था। कैसे बताया था? उन्होंने अपने ध्यान से बताया था। कुछ तो होगा ना।
कैसे उनको पता चला? यही सोचने के विषय है कि कैसे पता चला। उस वक्त तो ना दूरबीन थी ना कुछ था। आज अगर मैं 200 साल पे कोई इंसान कहता कि हम आपको आज हम टीवी पे लोगों को देख सकते हैं प्रत्यक्ष, आपका ही माध्यम है, कोई इस इंटरव्यू को कहीं और देखेगा यहाँ ना होते हुए। अगर मैं यही बात 200 साल 300 साल पहले किसी को कहती तो मेरा मूर्ख ही समझता हमें। आज हो रहा है ना ये चीज। तो वैसे ही हमारे जो इतने बड़े साधु संत वो साइंटिस्ट ही तो थे। ये तो कैसे पता किया उन्होंने? दे वर ऑल साइंटिस्ट, है ना। हमारे जो शास्त्रोक्त है और जो हमारी जो सर्जिकल जो मेथड्स है, चाहे वो ENT की है, आई की है, आज हम एलोपैथिक में उसको ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन ये टेक्निक्स पहले भी थी। बिल्कुल सही कह रही हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारे जो है श्रद्धालु हैं, इनसे जानना चाहेंगे। आप कहाँ से हैं? मेरा नाम विवेक मिश्रा है। बेसिकली मैं हूँ प्रतापगढ़ से, लेकिन मेरा ये मोंटी कार्लो इसमें जॉब करता हूँ एज ए मार्केटिंग हेड। स्टॉल लगाया हुआ एज एंटरटेनमेंट के लिए। मोंटी कार्लो बेसिकली ऊलन में फेमस है। यहाँ कुंभ में आपने ये लगाव रखा है, तो कुंभ में आपका लगाने का औचित्य इससे पहले भी कैसे विचार आया? इससे पहले हमारा हो कुंभ में लगाने से क्या है ना, यहाँ कुंभ तो बहुत बड़ा पर्व है। हाँ, थैंक यू। सबसे बड़ी बात है कि जो भी व्यक्ति जिस भी फील्ड में है, हर व्यक्ति किसी न किसी तरह से आध्यात्म से जुड़ना चाहता है और इस महाकुंभ के पर्व पे यहाँ संगम में डुबकी लगाकर पूरी तरह से आध्यात्म का आनंद लेना चाहता है। वीडियो जर्नलिस्ट मुस्तफा के साथ पवन सिंह, स्वराज एक्सप्रेस, प्रयागराज। और अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी कुंभ से ही महाकुंभ में मौजूद हैं पवन जी। पवन जी, जिस तरह से देखा जाए आज चौथा दिन है, आज का माहौल क्या है, आज की भीड़ क्या कह रही है, जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं व्यवस्थाओं का क्या हाल है, साथ ही जैसे कि अभी आपने कुछ लोगों का इंटरव्यू लिया जो कि एक पैनल था 10 देशों से 21 सदस्यीय जो पैनल आया हुआ है, उनके विचार क्या थे, उन्हें कैसे कैसे इस पूरे महाकुंभ को विजिट कराया गया, क्या ऐसे और भी विदेशी सैलानी आके कुंभ को विजिट कर रहे हैं या शोध कर रहे हैं महाकुंभ पर? विश्व से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं और हर व्यक्ति को विश्व और इस महाकुंभ में जो लोग भी आ रहे हैं वो हर व्यक्ति किसी न किसी भावना से प्रेरित है। वो जिस फील्ड में है उसी का बेस्ट देने का प्रयास कर रहा है। ये जो मेडिको टीम से अभी हमने बात की है, इस मेडिको टीम ने एक वहाँ कर्ण कुंभ और दंत कुंभ और आँख के लिए जो है उन्होंने एक इस तरह का उन्होंने अपनी एक अलग से टाइटल निकाल रखा है कुंभ के लिए। उसमें इसके माध्यम से कुंभ में आने वाले बहुत सारे ऐसे लोगों का आँख या दांत या कान का इलाज करेंगे और अभी इनको इनकी टीम की तरफ से, सरकार की तरफ से करीब 2800 ईयरबड्स जो लोग कान से सुन नहीं पाते हैं उन लोगों को मुहैया कराया जाएगा। बहुत सारे लोगों के आंख में प्रॉब्लम है, उन आंख की प्रॉब्लम्स को दूर करने की व्यवस्था बनाएंगे। उसमें सबसे बड़ी बात इनके साथ एक अच्छी है कि इनका कहना है कि अगर किसी व्यक्ति को हम इस कुंभ में इलाज करेंगे और उसका आने वाले समय में ऑपरेशन करना है या कुछ और करना है तो व्यक्ति भारत के किसी कोने से होगा, उसका वहीं इलाज होगा, उसी के शहर में, उसी के शहर के बगल के किसी शहर में होगा और उसको बता दिया जाएगा कि आप इस टाइम पे वहाँ पहुँचे तो उसके आँख या कान का इलाज हो जाएगा। तो ऐसी बात कुल मिला के देखा जाए तो बाहर अपने भारतवर्ष के भी और बाहर के बहुत सारे विदेशी संत भी यहाँ आए हैं। हर व्यक्ति किसी न किसी स्तर पे जन भावनाओं से प्रेरित है और जनमानस को बेहतर करने का प्रयास कर रहा है कि जो मानव जीव है उसके लिए हम बेस्ट क्या कर सकते हैं। वो चाहे संत के रूप में हो, चाहे सेवा के रूप में हो, चाहे किसी को कोई व्यवस्था मुहैया कराने के संदर्भ में हो। तो इस महाकुंभ में हर व्यक्ति अपनी आहुति देने के लिए तत्पर है। 13 जनवरी से शुरू हुए इस महाकुंभ का आज चौथा दिन है। आज यहाँ पर अभी तक करीब 6 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने, श्रद्धालुओं ने यहाँ डुबकी लगाई है और अभी यह जो सिलसिला है वो निरंतर जारी रहेगा। और अभी तक का जो जानकारी मिल रही है कि आने वाले मौनी अमावस्या 29 तारीख को यहाँ करीब 5 से 6 करोड़ लोग एक दिन में डुबकी लगाएंगे। क्योंकि यह जो आस्था का महापर्व है इसके लिए पूरे देश ही नहीं दुनिया से लोग उमड़ पड़े हैं और यहाँ आ रहे हैं। दीपक, इसके अलावा हम बताना चाहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ 20 या 21 जनवरी को अपनी कैबिनेट की बैठक करना चाहते हैं। इसकी जानकारी अभी फुल फ्लेश नहीं आई लेकिन सूत्रों के माध्यम से उसकी तैयारी यहाँ चल रही है। अधिकारी इस बात को लेकर के वहाँ तैयारी कर रहे हैं कि जो 20 और 21
डेट है, उस डेट में किसी भी दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ प्रयागराज में बैठक कर सकते हैं। पूरी कैबिनेट यहाँ बैठक करेगी और संगम में डुबकी लगाएगी। इसके अलावा यहाँ की जो व्यवस्था की बात है, हमने बहुत सारे लोगों से बात की। इस बार की जो कुंभ की व्यवस्था है, जिस तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, जिस तरह की रोडें बनाई गई हैं, पीपे के पुल बनाए गए हैं, लाइटिंग की जो व्यवस्था की गई है वो काफ़ी बेहतर है। अभी तक यहाँ इन सभी व्यवस्था को लेकर के सरकार पूरी तरह से तत्पर है। सरकार ने सभी डिपार्टमेंटों को पूरे भरपूर सहयोग से काम करने के लिए कहा था और पूरी तरह वह इम्प्लीमेंटेशन दिखाई दे रहा है। इतनी बड़ी माव मकर संक्रांति के दिन 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगाई और कहीं कोई असुविधा, कोई दिक्कत नहीं हुई। जो श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आए, यहाँ डुबकी लगाने आए, उन सभी श्रद्धालुओं से बहुत सारे लोगों से बात हुई। बहुत सारे लोगों ने अपनी जो उनकी जो अनुभव है उन्होंने बताया। उनका कहना है कि यहाँ पर इस बार की जो व्यवस्था है वो काफी अलग है। अन्य भी धार्मिक क्षेत्रों में लोग जाते रहते हैं, लेकिन इस बार महाकुंभ की जो व्यवस्था है वो योगी सरकार और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को काफी सराहा जा रहा है। दीपक। बिल्कुल पवन जी, जिस तरह से कई पॉडकास्ट के माध्यम से अन्य अन्य जगहों पर एक मिथ है या सही बात है, ये मैंने सुना है कि जब भी कुंभ की शुरुआत होती है, पहला स्नान होता है, उससे पहले एक आंधी नुमा कुछ हवाएं चलती हैं, उसमें कुछ अदृश्य साधु संत होते हैं जिनमें ये सिद्धि होती है, वो स्नान करते हैं। ये मिथ है या वाकई हमेशा से होता आया है और इस बार भी ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, देखिए ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें जितने भी साधु संत हैं यहाँ आते हैं और स्पेशली नागा, ये जो नागा साधु हैं ये सिर्फ कुंभ में ही दिखाई देते हैं। इसके अलावा आप इन दुनियावी जिंदगी से एकदम दूर चले जाते हैं, कंदराओं में, पहाड़ों में, और जब ये आते हैं, चूंकि ये सामाजिक जो व्यवस्था है इससे बिल्कुल अलग जीवन यापन करते हैं, तो बहुत सारी चीजें इनसे अलग होती हैं। वहाँ जो प्रशासन होता है इसके लिए पूरी तरह से एक अलग तरह की व्यवस्था बनाता है कि जो आम पब्लिक है और इन नागा साधुओं से थोड़ा सा दूरी मेंटेन रहे, अन्यथा किसी भी मैटर पे अगर वाद विवाद होता है तो इसको निराकरण कर पाना मुश्किल है। चूंकि ये जो नागा साधु, इनको इस सामाजिक व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं, वो सिर्फ अपनी पूजा और तप करते हैं। अभी आपने जो कहा एक पहले, तो वो आधी नहीं, वो कुल मिला के ये नागा साधु या जो मठ के संत हैं, ये लोग पहला स्नान करने के लिए अचानक से एक बार निकलते हैं। उनका एक मुहूर्त होता है, उसी को लेकर के प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद होता है कि आम पब्लिक और इन साधुओं के बीच में किसी तरह की कोई टकराहट ना हो। क्योंकि इन साधु संतों को आपके कानून व्यवस्था या दुनियावी जिंदगी से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता, तो प्रशासन इसको बचाव के लिए ऐसी व्यवस्था बनाता है कि जिससे आम पब्लिक से इन लोगों की टकराहट किसी भी हालत में ना हो सके। तो इन सभी को लेकर के, और पहला शाही स्नान 14 को हुआ, जब उस समय जितने भी अखाड़े थे उन लोगों के लिए अलग रास्ता, और जो नागा साधु या जो अन्य साधु हैं उनके लिए अलग, प्रशासन ने एक अलग से व्यवस्था बना रखी थी, जिससे कि उन सभी लोगों को वहाँ स्नान करने में, अमृत स्नान में समस्या न खड़ी हो, जिससे कि आम पब्लिक और इन साधुओं के बीच में कोई टकराहट की स्थिति ना है। क्योंकि इससे पहले भी कुंभ में कई बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई हैं कि आम पब्लिक से और जो वहाँ नागा साधु या जो संत हैं उनसे किसी भी स्तर की अगर टकराहट होती है, क्योंकि साधुओं के ऊपर भी प्रशासन कहीं कुछ करना नहीं चाहता, क्योंकि उनसे भी दुनिया से कोई मतलब नहीं हो। सब लोग समाज के भले के लिए ही काम करते हैं और हमेशा भगवान के भक्ति में लीन रहते हैं, और यहाँ कुंभ में ही सिर्फ पूजा करने के लिए आते हैं। इसके अलावा दीपक, वहाँ प्रयागराज में बहुत सारे लोग कल्पवास कर रहे हैं। जो कल्पवास 1 माह के लिए होता है, वो लोग भी पूरी तरह संत की तरह ही जीवन जीते हैं। कि जो संत अपनी जिंदगी कंदराओं में, जंगलों में जिंदगी जीते हैं और वहां तप करते हैं, उसी तरह का जीवन यापन करने के लिए जो गृहस्थ लोग हैं वो 1 माह का कल्पवास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो 1 माह का कल्पवास करते हैं उनको इतना पूर्ण फल प्राप्त होता है। दीपक, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी। तो जिस तरह से देखा जाए 6 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगाई है अब तक, और अब आने वाले समय में ये तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। विदेशी मेहमानों के लिए भी खास व्यवस्था की गई है और उन्हें इस पूरे कुंभ के बारे में बताया जाता, दिखाया जाता, साथ ही साथ एक हवाई यात्रा भी कुंभ की कराई जाती, किस तरह से इतना बड़ा आयोजन संपन्न कराया जा रहा है।